7 गोलियां सर अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है। इतनी ज़्यादा संख्या में टेररिस्ट थे। मतलब आप समझिए कि कोई अगर सुबह निकला है तो उसको पता नहीं शाम तक आएगा कि नहीं। इस हाथ से मैं कोई चीज़ उठाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये हाथ मेरी कमांड ही नहीं सुन रहा है। टू गेट एन अवार्ड फ्रॉम डॉक्टर APJ कलाम, उनके हाथों से मिलना एक बड़ा अलग अनुभव था। और वीरता पदक ही एक ऐसा पदक है कि जिसमें आपके वीरता की गाथा वहाँ पढ़ी जाती है। वो गोरखपुर के एक छोटे से गांव में पैदा हुए, BSF ज्वाइन किया। 2003 में भारत के ओसामा बिन लादेन कहे जाने वाले कुख्यात आतंकी गाजी बाबा को ढेर किया। 7 गोलियां लगी उनको। एक अभी भी उनके शरीर में है, वो जिनकी सच्ची कहानी पर ग्राउंड जीरो फिल्म बनी, जिन्हें राष्ट्रपति ने कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। ex-DIG नरेंद्र नाथ धरदुबे, एक ऐसी शख्सियत जिनसे मिलकर आपको गर्व की अनुभूति होगी। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय। बातरस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर बार कोशिश ये रहती है किसी ऐसे व्यक्ति विशेष से आपकी मुलाकात कराई जाए जिनके आमने सामने होने से, रूबरू होने से न सिर्फ आप कुछ सीख सकें बल्कि आप अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकें। तो आज जिस शख्सियत के साथ हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, अगर आपके अंदर देशभक्ति की भावना है, अगर आप देश और सेना से लगाव रखते हैं, उनको जानते हैं, तो इनका चेहरा आप 100% देख चुके होंगे और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनकी शौर्य गाथा भी सुन चुके होंगे। लेकिन आज इस पॉडकास्ट में उस शौर्य गाथा से अलग कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो आप तक अभी तक कभी नहीं पहुंची होंगी। हम बात कर रहे हैं BSF के ex-DIG नरेंद्र नाथ धरदुबे। सर प्रणाम। धन्यवाद दिग्विजय जी, थैंक यू। हम लोग अक्सर जो है गोलियों की बात करते हैं सर। जो मैं जहां उत्तर भारत में जहां से आता हूं, हम लोग बातचीत करते हैं कि अरे यार वहाँ गोली चल गई, अरे यार वहाँ बंदूक निकल गई। लेकिन गोली चल गई, बंदूक निकल गई, वही आपको जो है वो क्या कहते हैं, अंदर से रश, एड्रेनलिन रश दे देता है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसको 1, 2, 3 नहीं बल्कि 7 गोलियां लगी हों और एक गोली पैबस्त हो अभी भी, ये अपने आप में मतलब एक ऐसी कहानी है जो आपको देख के सर ऐसा लगता है कि 7 गोलियां सर अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है क्या कह सकते हैं उसको, किस तरीके से उसको डिस्क्राइब करें, मैं शब्द नहीं है। लेकिन आपको जब पहली गोली आपके शरीर को जब टच की होगी और 7वीं टच की होगी, दोनों के बीच में बड़ा जो है फासले में कोई फासला रहा नहीं होगा, फिर भी बड़ा जो है आपको कैसा, वो क्या मंजर रहा होगा सर? इस गोली की अब बात कर रहे हैं, बेसिकली ये बैलिस्टिक्स की दुनिया है। और बैलिस्टिक्स एक ऐसा इन्वेंशन है जो बड़ा फोर्सफुल होता है, हीट एलिमेंट होता है, उसमें वेलोसिटी बहुत होती है। तो बेसिकली ये बैलिस्टिक्स तो ह्यूमन बीइंग को मारने के लिए ही बना हुआ है। ह्यूमन बीइंग या कोई भी जीवित प्राणी हो, पशु पक्षी, कोई भी इससे मर सकते हैं। तो इस बैलिस्टिक्स की वेलोसिटी, स्पीड और इसकी मारक क्षमता अपने आप में बहुत ज़्यादा होती है। गोली जिस रफ्तार से बैरल से निकलती है, उस रफ्तार से निकलने के बाद जब वो ह्यूमन बीइंग को हिट करती है तो वो पहली गोली और 7वीं गोली के बीच कोई गैप नहीं होता। मतलब आप समझ सकते हैं कि 4.5 से 500 राउंड पर मिनट फायर करने वाले जो वेपन होते हैं, ये गोली उन हथियारों से चलती है। AK-47 बहुत डेडली वेपन है। तो मुझे अगर ईमानदारी से बोलूं तो जो इतनी गोलियां लगी हैं इसकी जानकारी तो मुझे अगले दिन सर्जरी के बाद हुई, जब मैं होश में आया एनेस्थीसिया से। हाँ, उस समय जो इमीडिएट महसूस हुआ वो ये हुआ कि मेरा दाहिना हाथ इनकैपेसिटेटेड हो गया। उसके अंदर क्षमता नहीं थी होल्ड करने की हथियार की, क्योंकि कंप्लीट बस्ट हाथ पे आया था और हाथ की पूरी नर्व्स, उसके बोन, सेंसरी नर्व्स वो पूरी डैमेज हो गई थी और आई वॉज ब्लीडिंग बैडली।
तो तब एहसास हुआ कि नहीं, अब तो हाथ तो काम लायक नहीं है, ये इस हाथ से मैं कोई चीज़ उठाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये हाथ मेरी कमांड ही नहीं सुन रहा है। तो वो पहला महसूसियत हुआ। और लास्ट वाली भी उसी सिलसिले में लगी होगी, बट पूरी काउंटिंग अगले दिन पता लगी। दैट इज़ हाउ द बुलेट वर्क्स। और सर ये बुलेट जब लगी उसकी कहानी मेरा ख्याल है दर्शक हर बच्चा जानता है। भारत के ओसामा बिन लादेन कहे जाने वाले गाजी बाबा को उस एनकाउंटर में जो आप लीड कर रहे थे उस दौरान लगी। मैं सर आपसे शुरुआत करना चाह रहा हूँ, आपने कश्मीर में जो समय दिया है, करीब 7-8 साल आप वहाँ पे रहे, बहुत बड़े पोस्ट पे रहे, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी कि गाजी बाबा और उन तमाम कई लोगों के एनकाउंटर्स भी किए। तब के कश्मीर में अब के कश्मीर में क्या अंतर दिखता है आपको? तब के कश्मीर में और अब के कश्मीर में तो बहुत ज़्यादा अंतर है। सबसे बड़ा अंतर ये है कि जो एक उस समय तहरीक की शुरुआत हुई थी, यानी एक तरह से एक हुजूम था, एक माहौल बना हुआ था, और एक कह लीजिए कि फैशन था। हर गांव, मोहल्ले, गली, कोचा, सड़क, चौराहा, बाज़ार, आप मिलिटेंट को कहीं भी एक्सपेक्ट कर सकते थे। और किसी रूट से आप निकल रहे हैं तो हर गांव से फायर होता था। किसी गांव को तो क्रॉस करने में 2 बार एम्बुश होता था। इससे ये बात निकल के आती थी कि संख्यात्मक बल उनका ज़्यादा था उस समय। न्यूमेरिकली वो बहुत ज़्यादा थे, क्वांटिटेटिवली बड़े स्ट्रांग थे, क्योंकि विदेशी आतंकवादियों के साथ जो लोकल आतंकवादियों का ग्रुप था वो काफ़ी मर्ज हो चुका था। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फोर्स, हर हिज़्बुल मुजाहिदीन, अल जिहाद, अल उमर, तो ये लोकल जो संगठन थे कश्मीरी यूथ के, इनके साथ पाकिस्तानी जो फॉरेन टेररिस्ट फाइटर थे उन्होंने अपने को मिक्स कर रखा था लीडरशिप देने के लिए, क्योंकि ये बेसिकली ये मुहिम उनकी थी। ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था, और उसको कश्मीर की जो फॉल्ट लाइन है उस फॉल्ट लाइन को उन्होंने यूज़ किया, और उसमें कश्मीर के अंदर जो सो कॉल्ड डिससेटिस्फेक्शन, जो एक सेपरेट होने की एक भावना थी ये लेट 80s के टाइम में, और कुछ पॉलिटिकल इश्यूज थे, उन सारे ग्रीवांसेस को लेकर के पाकिस्तान ने इस ग्रीवांसेस को एक्सप्लॉइट करने की बड़ी एक प्लान मुहिम चलाई। और इतनी ज़्यादा संख्या में टेररिस्ट थे कि मतलब आप समझिए कि कोई अगर सुबह निकला है तो उसको पता नहीं शाम तक आएगा कि नहीं। कैंप्स पे अटैक होते थे, लेकिन इन सिचुएशंस को फोर्सेस ने बहुत अच्छा हैंडल किया। जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, बीएसएफ जो कि 15-16 साल तक हेल्म ऑफ अफेयर्स पे रही, इनकी बहुत मेहनत इन्होंने किया, बहुत शहादत दी, आतंकवादियों का सफाया किया, पूरे मॉड्यूल के रचनात्मक संगठन के अंदर ही घुसे, उनके पूरी कमर तोड़ी, फाइनेंशियल सपोर्ट को ध्वस्त किया, और करते कराते और बहुत सारे ट्रैक 2 काम भी हुए, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी भी हुई, इलेक्शन के जो इलेक्टोरल प्रोसेस थे वो बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किए गए, केंद्र और राज्य सरकार का एक अच्छा खासा तालमेल चला। तो आज सिचुएशन ये है कि आज क्वांटिटेटिवली तो वो बहुत कम रह गए हैं, संख्या की बात करें तो उनकी संख्या बहुत ही कम है। एक जो बड़ा चेंज आया है कि आज के तारीख में उनकी टैक्टिक्स बदल गई है, टैक्टिक्स बहुत ही बेहतर है, और उसका सबसे बड़ा रोल है उसमें टेक्नोलॉजी का और सोशल मीडिया का। क्योंकि हमारे टाइम जब हमने जो कश्मीर देखा उस समय, उस कश्मीर के टाइम में टेक्नोलॉजी थी भी नहीं इतनी, जो भी था वो बड़ा डायरेक्ट था, ह्यूमन था, और इंटरफेस बहुत ज़्यादा था। टेररिस्ट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच क्लैश बहुत ज़्यादा होते थे। आज के तारीख में कॉन्टैक्टलेस है, ज़रूरी नहीं है दोनों का फिजिकल कॉन्टैक्ट हो, हिट एंड रन टैक्टिक्स है। उस समय तो टेररिस्ट जम के लड़ते थे। फिदाइन हमले भी सर उस समय बहुत ज़्यादा होते थे। फिदाइन हमले का वो वक्त ही 1999 वगैरह के टाइम से शुरू हुआ है। फिदाइन हमले का भी जो प्रणेता है जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो तबलीगी जमात से अपने आइडियोलॉजी ड्रा करता है। तो फिदाइन हमले का मास्टर ही जैश ए मोहम्मद है। तो आज की तारीख में टेक्निक बहुत बदल गई है, उनकी
स्ट्रेटजी बदल गई है, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की उन्होंने बहुत चेंज कर दिया है और OGW की क्वालिटी बहुत बेहतर है पहले से। तो संख्यात्मक गिराव बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन गुणात्मक इम्प्रूवमेंट पहले से बेहतर हुआ है। वो एक चुनौती है हम लोगों के लिए। जैश-ए मोहम्मद का नाम लिया सर आपने। जैश-ए मोहम्मद अभी भी मतलब आप कायदे से देखा जाए तो जब गाजी बाबा का एनकाउंटर हुआ उसके बाद जैश-ए मोहम्मद की जैसे कमर टूट गई थी। करीब 12-13 साल तक जो है वो एकदम शून्य में थे और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को उठाने का काम किया, जो भी चीज़ें की। जैश-ए मोहम्मद में एक शख्स ऐसा भी था जिसको उसकी मैगजीन ने, अल कलाम मैगजीन ने बड़ा जो है मतलब उसके एनकाउंटर के बाद उसको बहुत ही हीरो बना के दिखाया था। डॉफ बोना जिसे कहा जाता है, जो कि जो है गाजी बाबा का राइट हैंड कहा जाता है। वो सर अपने आप में एक अलग ही कहानी है जिसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ मैं कि वो क्या बंदा था और कैसे जो है उसका एनकाउंटर हुआ। देखिए, जैश-ए मोहम्मद तो फॉर्मली जनवरी 2000 में फॉर्म हुआ। ये सब हुजी हरकतुल जिहाद इस्लामी, हरकतुल मुजाहिदीन, ये सब इन्हीं के ही सारे फैक्शंस थे, जिनको 2 फैक्शंस थे उनको अमलगमेट करके एक कर दिया गया। बाद में इनके धड़े अलग हुए, अलग धड़े होके भी ये काम करते रहे और ये सारे देवबंदी आइडियोलॉजी से बने हुए संगठन थे जिन्होंने सोवियत फोर्सेज जब अफ़गानिस्तान में थी 1979 में, उसमें 10 साल इन्होंने काफ़ी उनके अगेंस्ट इन्होंने फ़ाइट किया। इनको ISI ने वहाँ एक असेट के तौर पे यूज किया और कोवर्ट ऑपरेशन जितना अफ़गानिस्तान में हुआ उसमें इनका बहुत बड़ा रोल रहा। अब सवाल आता है कि जब कश्मीर का अंतिम दशक था, पिछली शताब्दी का जो अंतिम दशक था 1990 ऑनवर्ड्स, तो ये वो एरा था कि रशियन फोर्सेज जा चुकी थी अफ़गानिस्तान से। तो अफ़गानिस्तान में तालिबान का राज्य आ गया। उसके बाद ये सारे कंपोनेंट्स विड्रॉ हुए। विड्रॉ होने के बाद इनको PKK के रास्ते कश्मीर की तरफ डाला गया। तो कश्मीर के टेररिज्म में इन्होंने बड़ा इंटीमेटली काम किया। अब ये जब कार्रवाई चली रही थी तो आपको पता ही है मौलाना मसूद अजहर की रिहाई, जनवरी 2000 में उसने फिर जैश-ए मोहम्मद की स्थापना की। जब स्थापना किया तो जैश देखा जाए तो फॉर्मली तो जनवरी 2000 में बना, लेकिन जैश-ए मोहम्मद की आइडियोलॉजी बहुत पुरानी है पाकिस्तान में। इन्होंने जैश-ए मोहम्मद नाम के शब्द को यूज़ नहीं किया, लेकिन वह आइडियोलॉजी बहुत पुरानी है, अचानक नहीं है। वो आइडियोलॉजी ऑलरेडी वहाँ थी। उसका फॉर्मल डिक्लेरेशन इन्होंने जाके जनवरी 2000 में किया है। और जैश गठन होने के बाद जैश ने सीरीज ऑफ अटैक्स किए हैं। सीरीज ऑफ अटैक्स में कुछ अटैक उनके खुद के धरती पे भी हैं। अच्छा, उन्होंने उनके धरती पर कुछ अटैक्स हैं और एक अटैक उन्होंने शेख हसीना के अगेंस्ट बांग्लादेश में करने की कोशिश की थी और एक उन्होंने फ्रेंच इंजीनियर का मर्डर किया था पाकिस्तान कराची के अंदर। फ्रेंच इंजीनियर वाज किल्ड बाय जैश-ए मोहम्मद इनसाइड कराची। आई थिंक ये घटना है 2002 की। 2004 में इन्होंने बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री के मर्डर का इन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची थी, जो कि फेल हो गया। डैनियल पर्ल का मर्डर इन्होंने किया ही किया। और सन 2000 में इन्होंने 15 कोर हेडक्वार्टर कश्मीर में 2 सुसाइड अटैक किए। 2001 में इन्होंने JNK असेंबली और पार्लियामेंट अटैक किए। तो जैश के ये सारे चले, लेकिन जो BSF का इनकाउंटर था कश्मीर का, जिसमें कि गाजी बाबा को मारा हम लोगों ने, जो पार्लियामेंट अटैक का मेन एक्यूज था, उसके बाद ऑलमोस्ट 13 साल तक जैश उठ नहीं पाई दोबारा। आप देख सकते हैं कि अगस्त, आज 30 तारीख है शायद, एक्चुअली इनकाउंटर की टेक्निकल डेट आज ही है, 30 ही है। 30 अगस्त ही है। 30 अगस्त भोर में 3:30 बजे। तो 29/30 हम बोलते हैं, टेक्निकली वो 30 है। तो टुडे इज द, आज 22 साल हो गए उस घटना के। तो उस इनकाउंटर के बाद मुंबई अटैक लश्कर का था 26/11 और बीच में इंडियन मुजाहिदीन का एक फेज चला 8-9 साल। लेकिन जाकर के 2 जनवरी 2016 पठानकोट एयरबेस अटैक जो हुआ है, उस वही अटैक है जो कमबैक है जैश का। जैश दोबारा सीन में आया 13 साल बाद, और उसका मेन रीज़न था कि जो उनकी बड़ी ही एक एग्रेसिव लीडर उनका था गाजी बाबा, वो 2003 में ढेर हो चुका था। और उसके लीडरशिप का जो उसका सबसे स्ट्रांग OGW था वो
बौना था ड्वार्फ, जिसको कि नूर मोहम्मद तांत्रे बोलते थे। नूर मोहम्मद तांत्रे, नूर त्राली या हाँ त्राल का रहने वाला था, जो कि इसी पुलवामा का पार्ट है। और बौना था, वो ड्वार्फ था बाई बर्थ। और 1972 का उसकी शायद पैदाइश रही होगी। कुछ हकीमी जानता था वो, थोड़ा बहुत यूनानी दवाई वगैरह देना जानता था। ये उसका कवर था, क्योंकि शरीर से डिसेबल्ड था, शरीर से अंडर डेवलप्ड था। बौना था तो लोग उस पर शक नहीं करते थे, क्योंकि इस टाइप के जो कैरेक्टर होते हैं पब्लिक उन्हें यूं ही इग्नोर कर देती है। एग्जैक्टली, मजाक उड़ाती है कि हाँ या कि फिर ये तो क्या करेगा, क्या ही कर लेगा। ठीक बात। अगर किसी को उस पर शक भी हुआ और उसकी किसी ने रिपोर्ट भी की, तो यही ड्रा होता है ओपिनियन कि भाई ये तो कुछ भी नहीं कर सकता। बट वो बड़ा पोटेंशियल OGW था गाजी बाबा का, और इतना बड़ा पोटेंशियल था कि वो एक्चुअली बार्न रेडिकलाइज था। वो उसको इस्लामिक आइडियोलॉजी से निकला हुआ जो एक रेडिकल और एक वायलेंट विचारधारा है, उसको वो आइडियोलाइज करता था। उसके ऊपर एक अपना बड़ा एक ड्रीम था उसका, और अटैक एंड किलिंग को मुकाम तक ले जाना। और इतना डेयर डेविल था कि शरीर से अंडर डेवलप्ड होने के बावजूद भी वो प्रॉपर इनकाउंटर को गाइड करता था। खुद वेपन नहीं चला सकता था, या चलाता भी होगा नहीं पता, लेकिन इनकाउंटर को गाइड करने का मतलब यह है कि टारगेट का रैकी करना। किसी भी टारगेट का आप रैकी करते हैं, जिस तरह से आपको पता है कि हेडली और तहव्वुर राना ने 26/11 में मुंबई में किया। टारगेट का चुनाव, उसकी पूरी रैकी करना, उसको जाके ब्रीफ करना टेरर ऑर्गेनाइजेशन को, और उनको फिजिकली गाइड करना अटैक पॉइंट तक, यहाँ तक का वो काम करता था। और एक नहीं न जाने कितने अटैक उसके नाम थे। उसके बाद पॉइंट A से पॉइंट B तक ट्रांसपोर्ट करना, वेपन है, हथियार है, वो खुद नहीं ढो सकता, तो मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर गाड़ी के अंदर जो भी कोरियर उसको लेके जा रहा है, उसका वो कवर था। अगर वो बौना बैठा हुआ है तो कोई कवर स्टोरी देके निकल जाएगा वो। और साथ ही साथ वो डबल एजेंट का भी काम करने की वो कोशिश करता था, क्योंकि इस तरह के जो एलिमेंट होते हैं वो गाहे बगाहे सिक्योरिटी फोर्सेज, पुलिस, आर्मी, PSF, इन एजेंसीज के भी तालमेल में आने की कोशिश करते हैं। तो सारे लोग तो वहाँ एंटी टेरर काम के लिए डिप्लॉयड ही हैं। तो मन में होता है यार इससे बात करें, क्या पता ये कुछ सूचना हमको दे। कुछ छोटी मोटी सूचना भी ऐसे लोग दे देते हैं, बट वो बाय बर्थ दिल से जैश ए मोहम्मद का बहुत ही बड़ा एक OGW था। और ओरिजिनली वो HM का था, हिजबुल मुजाहिदीन का। हिजबुल मुजाहिदीन छोड़ करके वो जैश ए मोहम्मद ज्वाइन किया था। ज्वाइन इसीलिए किया था कि उसके बारे में गाजी बाबा को जब खबर लगी, उसी के किसी OGW ने बताया कि ये एक ऐसा एसेट है कि इसको अगर तुम अपने पाले में ले लोगे तो इतना अच्छा रिजल्ट कोई देगा नहीं। तो उसने मीटिंग करी गाजी बाबा ने उसके साथ तराल के एरिया में। मीटिंग के बाद उसने अपने मेन फोल्ड में इसको लिया, और अलकलाम में उसके मारे जाने के बाद ये भी लिखा हुआ है कि इतने कम समय में जैश ए मोहम्मद एज ए टेररिस्ट कॉडर, उसको किसी ने अगर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया तो वो नूर त्राली। और एक जगह ये भी है कि जब से उसने काडर ज्वाइन किया तब से असलहा, बारूद और गोली की कभी कमी नहीं पड़ी। मतलब वो ये कमी पड़ने नहीं दिया। अब आप सोच सकते हैं कि वो कितना डाई हार्ड था। वो दीन और तंजीम के लिए किसी भी कीमत पे काम करना चाहता था। और एक दफ़ा तो उसने ख्वाब जताया कि मैं उस अपने सुप्रीम कमांडर से मिलना चाहता हूँ, जिसका नाम है मौलाना मसूद अजहर, जो कि बहावलपुर में बैठा है। तो मैं उसे मिलना चाहता हूँ। तो उसको गाजी बाबा ने बताया कि उनसे कैसे मिलोगे तुम, वो तो POK में या पाकिस्तान के अंदर है, तो वहाँ तक तो जाना बड़ा मुश्किल है, आप लीगली जा नहीं सकते। और अगर लाइन ऑफ कंट्रोल या बॉर्डर क्रॉस करके जाओगे तो आपको तो बड़ा फिजिकली फिट रहना पड़ेगा। तो उसने बोला कि आप जैसे ले जाइए, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ, मैं वो रिस्क लेने को तैयार हूँ। तो उसके इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आतंकवादियों ने उसे कंधे पर बिठा के लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कराया, और वो एक्सफिल्ट्रेट किया और पाकिस्तान टेरिटरी में गया, मीटिंग की, वो वापस आया सेफली। सोचिए आप, इतना जज्बे का मजबूत आदमी रहा होगा। और जब हमारा
इनकाउंटर चल रहा था श्रीनगर में गाजी बाबा का, तो उस इनकाउंटर के समय हमें नहीं पता था वह इस पूरे इनकाउंटर का पार्ट 2 था, अपने आप में ही पार्ट 2 था। गाजी बाबा ने जो हिंटरलैंड में करना था, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, अदर देन कश्मीर, पार्लियामेंट अटैक तो दिल्ली में कर ही चुका था, तो उसको एक काफ़ी बड़ा वेपन का कंसाइनमेंट दिल्ली में डिलीवर करना था। तो यह कंसाइनमेंट एक फ्रूट के ट्रक में, इरफान फ्रूट करके पैकिंग थी, ये कश्मीर से दिल्ली आ चुका था कंसाइनमेंट, दिल्ली पहुंच चुका था। और आज़ादपुर सब्ज़ी मंडी जहाँ पर फ्रूट्स का होलसेल का ट्रक्स आते हैं, उसी सब्ज़ी मंडी में उनका ट्रक भी पार्क था। हमारे इनकाउंटर के बाद जब गाजी बाबा की वाइफ भी गिरफ्तार हुई और उसके और कई स्लीपर सेल को पुलिस ने उठाया, इंट्रोगेट किया, तब ये फैक्ट सामने आया कि इस ऑपरेशन का एक पार्ट अभी दिल्ली में चल रहा है। तो जे.एन.के पुलिस ने दिल्ली पुलिस से संपर्क साधा और दिल्ली पुलिस ने ज्वाइंट रेड करके इस बौने को आज़ादपुर से पकड़ा, जबकि वो ये कंसाइनमेंट हैंडओवर कर रहा था अपने OGW को। तो उन्होंने बोला इस पैकिंग में क्या है, तो इसने बताया इसमें फ्रूट है। तो पुलिस ने बोला हम फ्रूट खोल के देखना चाहते हैं। खोला तो वेपन था। तो उसके बाद इसको दबोचा, इसका इंट्रोगेशन हुआ और हुआ कि भाई ये देने किसको जा रहे थे। तो इसको एलाइव अपने गाड़ी में डाला। इसने बोला इसकी डिलीवरी आज ही इंद्रप्रस्थ पार्क के मेन गेट पे, जो अक्षरधाम से रोड दिल्ली के अंदर घुसती है, और आप प्रगति मैदान के तरफ मुड़िए तो इंद्रप्रस्थ पार्क है, उसी गेट पे ही डिलीवर होना था। तो पुलिस लेके आई और उसी दिए हुए टाइम पर कलेक्ट करने के लिए दूसरा ग्रुप आ रखा था। उस ग्रुप को पता नहीं था ये पकड़ा जा चुका है, क्योंकि तब मोबाइल का टाइम ऐसा था नहीं। दिल्ली में तो मोबाइल आ गया था, बट ये चीज़ लीक नहीं होता था और लीक भी नहीं हुई। वहाँ इनकाउंटर हुआ और जो पार्टी लेने आई थी वो सब भी पकड़ी गई, बोना भी पकड़ा गया और ये जेल गया। जेल जाने के बाद शायद 2013 में ये पैरोल पे छूटा है। ये तिहाड़ जेल में ही था। ये छूटने के बाद इसके ऊपर आप सुपरविज़न रहा है फोर्सेस का, पुलिस का, लेकिन ये इकलौता आदमी है कि छूटने के बाद इसने जैश दोबारा ज्वाइन किया। रिसाइकिल हुआ जैश में, और जैश में रिसाइकिल होने के बाद ये इसने फिर डबल फेस किया, यानी सिक्योरिटी फोर्सेस से भी कभी जाना मिलना। लोग बोले तो इतने साल जेल 10 साल का काट के आ गया है तो सुधर गया होगा, ऐसे ही गलतियों में भटक गया होगा, क्योंकि इन चीज़ों के ऐसे कोई पुख्ता सबूत तो होते नहीं थे पकड़ने के बाद। या फिर आतंकवाद उसमें इतना ज़्यादा, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी कि उसका ये लोग ये भी एक जस्टिफिकेशन ले लेते थे, ठीक है भटक गया है, लोकल है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और ये जैश को फिर गाइड करना शुरू किया। और पठानकोट एयरबेस अटैक के बाद जो कश्मीर के जितने अटैक हुए, उस सारे अटैक में ये गाइडिंग सोल था। फिर यहाँ तक कि जो ये गाइडिंग सोल था। और 2017 में 15-16-17 में साउथ कश्मीर के बहुत सारे CRP के कैंप्स पे और JK पुलिस के कैंप में सुसाइड अटैक्स हुए थे। वो सारे अटैक जैश ने कराए थे और उसमें बोना का बहुत बड़ा रोल था। फाइनली एक अटैक होता है दशहरा के टाइम में 2017 में BSF कैंपस श्रीनगर के पास। वो अटैक की टोटल रेकी बोना ने की थी, और वो अटैक में एक BSF का कर्मचारी शहीद हुआ था और सुसाइडर्स मारे गए थे। उस अटैक के बाद जो डेटा पुलिस ने डेटा पे काम किया, पुलिस ने अपने नेटवर्क में जो इंटेलिजेंस हासिल किया, फाइनली ये चीज़ इमर्ज होके आई कि देयर इज़ ओनली एंड ओनली वन कैरेक्टर इन कश्मीर, नूर मोहम्मद तांत्रे, जो कि जैश को रिवाइव कर चुका है, जैश को एक्टिवली ज्वाइन कर चुका है, और इस समय पाकिस्तानी टेररिस्ट को ये इंटरनल अटैक में यही लीड कर रहा है। तो सोमपुरा के पास काकापुरा पुलवामा में 2018 में शायद 18 में या अर्ली 18 में ये फिर एक रेड ऑपरेशन में ये मारा जाता है। वहाँ जाके इसकी कहानी ख़त्म होती है, जिस पे कि अलकलाम मैगज़ीन ने इसको शहीद बना दिया उन्होंने, क्योंकि उनके लिए बड़ा वैल्यूएबल था।
जिस तरीके से अभी, जैसे इस समय सर अभी कुछ अभी अपने ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से हम लोगों ने अपना शौर्य दिखाया, आपको क्या लगता है कि अब जो है सेना के पास में आप बेहतर, मतलब थोड़ी ज़्यादा आज़ादी है, थोड़ा ज़्यादा जो है आक्रामक होकर वो अपनी बातें कर पा रहे हैं, चाहे वो बंदूक से करनी हो, चाहे वो अपने उससे करनी हो? मेरा जो अनुभव है, मैं तो इन सारे फेजेस में वहाँ रहा हूँ। ऑपरेशनल फ्रीडम हमको 1994, 95, 96, 97 में भी ठीक ठाक थी, वैसे ही करते थे काम। हमारा एज ए ग्राउंड ऑपरेट करने का जो ग्राउंड पे जो हमारी एक क्षमता थी, इनिशिएटिव था, डायरेक्शन था, उसमें कहीं कोई ऐसा दखलंदाजी नहीं था। और वी यूज़ टू वर्क लाइक ए प्रोफेशनल सोल्जर्स, वो तो हमने किया काम। लेकिन जब मैं अर्बन, एक चीज़ जो अंतर बहुत बड़ा रहा वो ये है कि वहाँ पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, हुर्रियत के बहुत सारे फैक्शंस थे। ये उनके फ्रंट ऑफिसेस थे, जैसे जमात इस्लामी है, मुखौटे बहुत सारे थे, बहुत सारे छोटे मोटे, पीपल्स पार्टी है, डेमोक्रेटिक फ्रंट है, तो वो कई अपने बना रखा था उन्होंने काउंटर, और सबके दफ्तर होते थे, सबके झंडे होते थे, और श्रीनगर के बड़े पॉश एरिया में इनका ऑफिस था। तो ये जो लोग थे, ये कश्मीर की आवाज़ उठाने के बहाने, वहाँ के डेमोक्रेसी, वहाँ की जो है तहरीक, ह्यूमन राइट, या लोकल कहीं कोई मान लीजिए कि कार्डन हो रहा है, सर्च हो रहा है, फोर्सेज ऑपरेशनल एक्टिविटी कर रही है, उसके ख़िलाफ़ ये अपनी आवाज़ उठाते थे। और ये पाकिस्तान के पिट्ठू थे, पेड पिट्ठू थे, इनके पास ह्यूज फंड आता था, पैसा पाकिस्तान से, उनकी आवाज़ बोलने के लिए। जो शब्द पाकिस्तान कह रहा है वो शब्द इनको यहाँ बोलना है, उनके एजेंडा और नैरेटिव को ही चलाना है। तो उसमें पाकिस्तान टेररिस्ट भी इसका फ़ायदा उठाते थे। तो जो वह अनुभव पुराना था वो ये कहता है कि यह एरिया हम लोग बहुत ज़्यादा टच नहीं कर पाते थे तब, क्योंकि थोड़ा उसको पॉलिटिकल पैट्रोनेज था इनका। वह चीज़ अब ख़त्म हो गई है, अब बिल्कुल नहीं है। ये जितने इनके काउंटर स्पेशलिस्ट थे सब जेलों में हैं, सबके खिलाफ साक्ष्य निकल के आया कि दे वर डूइंग एंटी नेशनल एक्टिविटीज़, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत इन पे मुकदमे दर्ज हुए, दे ऑल वर अरेस्टेड, दे हैव बीन चार्जशीटेड, और वो इस समय मुख्तलिफ जेलों में हैं। तो इनका वो काउंटर तो बंद हो गया, पत्थरबाजी भी बंद हो गई, वो भी बंद हो गया, फंडिंग पे बहुत बड़ी रोक लगी है। तो यह एक एग्रेसिव एक्शन है इस एरा का, इस सरकार के फेज़ का एक बहुत बड़ा एग्रेसिव एक्शन है। और आपने ये भी देखा होगा कि वहाँ की लोकल चुनी हुई सरकार कश्मीर की उन फेजेज़ में वो कहीं न कहीं जो सेपरेटिस्ट थे उनके तरफ इंक्लाइन रहती थी, उनके तरफ उनका झुकाव रहता था, उनका ऑब्लिगेशन भी रहा। 2002 का जो वहाँ का इलेक्शन हुआ उसमें लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी जिसने रूल किया उसका बहुत बड़ा कैंपेनिंग टेररिस्ट ने किया। तो अगर आप किसी का मदद लेते हैं सत्ता में आने के लिए तो आपको कल को उसका एहसान पे बैक करना पड़ता है। तो उनका बहुत इंटरफेरेंस था जेल भेजने में, जुडिशियल कस्टडी में, इंडिया की जेल अलॉट करने में, और उसके बाद जो कमिश्नर को पावर होती थी जो है कि इनको किस जेल में डालना है, उन सारी चीज़ों को काफ़ी वो फ्लाउट करते थे। और जेल के अंदर इनका रैकेट बहुत ज़बरदस्त था, जेल के अंदर इनकी पैरेलल सरकार चलती थी, इन चीज़ों पे बहुत रोक लगा है। फंडिंग इनकी बहुत ज़्यादा टूटी है, अब फंडिंग में लोग डरते हैं, फंडिंग जितनी है पकड़ी जाती, सारे लोग जेल में हैं। और टेरर एक्टिविटी को किसी भी रूप में प्रमोट करने में अगर किसी का कोई किरदार है तो वो यूएपीए एक्ट के तहत बुक होगा। एक भय पैदा हुआ है। आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद सिचुएशन बहुत चेंज हुई है। यूनियन टेरिटरी बनने का भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव असर पड़ा है कि सरकार का जो नियंत्रण है वो और मजबूत हुआ है, और सिक्योरिटी फोर्सेज को वर्क की बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी है। इसके बावजूद सर अभी जो कश्मीर में जिस तरीके से लोगों का धर्म पूछ के उन पे गोलियां चली, वो मारा गया, वो अभी मुझे लगता है कि कश्मीर में 370 के बाद का वो सबसे बड़ा हमला था, और उस हमले ने एक बार फिर से बहुत सारे सवाल खड़े किए, और उसमें कई तरीके के सवाल हैं सर। सबसे पहला ये कि बिना लोकल सपोर्ट के काम कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। इस पे डिबेट हो रही थी कि हम लोग की सिक्योरिटी है वो अंदर तक घुसे कैसे, कहाँ पे चूक हुई, क्या हुआ, कहाँ से जो है उनको फंडिंग।
आपका क्या विश्लेषण है सर इस पर्टिकुलर चीज़? पूछ के जो मारा उन्होंने वो तो बड़ा क्लियर है ना, कि जो पाकिस्तानी लश्कर के टेररिस्ट थे, दी रेसिस्टेंस फोर्स, जो उनका एक फेक जो इस समय प्रॉक्सी नाम है, फ्रंट नाम है, यह धर्म पूछ के मारने और लेडीज़ को छोड़ना और पुरुषों को मारना, इसके पीछे तो बड़े क्लियर मैसेज रहे हैं कि वो इंडिया के अंदर, इंडिया को वो कई एंगल से अटैक करना चाहते हैं। ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। एक तो है कि उन्होंने आके फिजिकली इतना कोल्ड ब्लड मर्डर किया इतने लोगों का, ओपनली टूरिस्ट का, डे लाइट में, पहलगांव बाईसरन में। दूसरा है वो ये बिना सवाल पूछे भी ये मर्डर कर सकते थे। यह सवाल पूछ के हिंदू मुस्लिम का सेग्रीगेशन करके उन्होंने इस देश में करीब 20, 22, 24 करोड़ जो मुस्लिम आबादी है उसके और दूसरे कम्युनिटी के बीच में एक बहुत बड़ा रिफ्ट पैदा करने की कोशिश की। यह मैसेज जब जाएगा तो हिंदू मुस्लिम दंगे होंगे, आपस में नफ़रत पैदा होगी, एक दूसरे को लोग शक के नज़र से देखेंगे, और इसका उन्होंने एक नैरेटिव चलाया और ये बड़ा डेंजरस नैरेटिव रहा है। दूसरा है जो महिलाओं का रहा है, तो ये उन्होंने इमोशनल इशू किया है और साथ साथ कोशिश की है अपने आप को नज़रों में एक जो कहते हैं ना कि एक जो टेरर आइडियोलॉजी है, देखिए हम कितने हम उसूलों वाले हैं कि हम महिलाओं को नहीं मारते। अरे तुमने महिलाओं को विधवा कर दिया, और इस तरह का एक हिंदू धर्म में या नॉर्मल भारतीयता में तो भाई दूसरी शादी एक महिला स्त्री का होना कितना मुश्किल है, एक विधवा का सामाजिक जीवन कितना कष्टमय होता है। एक आप फैमिली के मेन जो अर्न करने वाला, ब्रेड एंड बटर अर्न करने वाला है, जो परिवार का करता है, उसको आपने मार दिया। और मारने के बाद अगर यह आपके मन में आइडियोलॉजी है कि इससे आपकी अपने दीन के अंदर बड़ी तारीफ होगी, तो ये तो मूर्खता वाली बात है। तो ये सब उनका यही सोच था और इस सोच को करने की कोशिश उन्होंने की। हालांकि यह चीज़ हो नहीं पाई क्योंकि इतना इंडियन पॉपुलेशन, हमारी डेमोक्रेसी, सोशल जो हमारी फैब्रिक है, इवन कश्मीर की अवाम पहली बार ओपनली आई और उन्होंने इसकी बड़ी निंदा करी, बड़ी भर्त्सना किया, और उनका बड़ा नुकसान भी हुआ इसके बाद, क्योंकि टूरिज़्म पे असर पड़ा, 100% असर पड़ा। एक टाइम था कि टूरिज़्म पीक पे था, 3.25 करोड़ टूरिस्ट पहुंच चुके थे कश्मीर, होटलों में जगह नहीं थी, गाड़ियां आपको बुकिंग में नहीं मिलती थी, उसके बाद आपका एयरपोर्ट का कंप्लीट एयर टिकट बुक्स होते थे, गंडोला का टिकट नहीं मिलता था, तो पूरा कश्मीर फ्लोरिश कर रहा था, पूरी इकोनॉमी उनकी बूम पे थी। और जब खुशहाली आती है ना तो 10 प्रॉब्लम वैसे ही ख़त्म हो जाती है। तो उनके यूथ पूरी उसमें इंगेज थी। अचानक टूरिज़्म जो है डाउन हुआ। अब जो लोग इन तरीक़ों से कमा रहे थे वो कहाँ से कमाएंगे? खाली दिमाग शैतान का घर। जो आज के तारीख में गाड़ी लेके खड़ा है, उसकी गाड़ी की बुकिंग नहीं हो रही है, तो वो क्या करेगा? वो कुछ उल्टा पल्टा सोचेगा। तो पाकिस्तान ने लश्कर तोयबा के इस हमले के ज़रिए कई तरफ से निशाना साधने की कोशिश की है। ये उसके पीछे एक बड़ी सोच समझ थी। नीचे जो लोकल सपोर्ट क्या मिला होगा सर उनको? बिल्कुल, बिना लोकल सपोर्ट के किसी भी एरिया में आप इस तरह का अटैक नहीं कर सकते, और वहाँ लोकल सपोर्ट है ही नहीं, ये भी नहीं सत्य है, और वहाँ सारे लोग आतंकवादी हैं, ये भी सत्य नहीं है। तो कश्मीर के अंदर 2-3 टाइप के लोग हैं। एक पब्लिक के अंदर एक ग्रुप है जिसको कोई लेना देना नहीं है, आतंकवादी मार रहे हैं तो मारते रहें, फोर्सेज कार्डन सर्च कर रहे हैं, इनकाउंटर हो रहा है, चलता रहा, उनको पता है हमारी आम जिंदगी है, ये तो ऐसे ही होता रहेगा, उन्हें कुछ लेना नहीं देना। एक ग्रुप है जो सिक्योरिटी फोर्सेज और गवर्नमेंट को चिढ़ाने के लिए, उनको एक मेंटली उनको फ्रस्ट्रेट करने के लिए पाकिस्तान का नारा देती है। हालांकि असल में पाकिस्तान वो भी नहीं चाहती है, वो भी नहीं चाहती। हाँ, जस्ट आपको टीज़ करने के लिए, जैसे आपका कोई पॉइंट है तो आपको थोड़ा चिढ़ाने के लिए। दे आल्सो नो भाई, यूँ तो मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है। ये उस टाइप का लोग है। एक वर्ग है जो टेररिज्म के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि गन के सामने आपको आके खड़ा होना सबके बस की बात नहीं है। किसी भी एरिया में आप जाइए, देखिए कि अगर आपका इस तरह का कल्चर है तो अवाम वहाँ की बहुत ज़्यादा पिसती है। और एक ग्रुप है जो ओवरग्राउंड वर्कर ग्रुप है, जो टेररिस्ट से सिंपैथी रखता है।
टेररिस्ट को जहाँ उसको मौका मिलेगा उसको सपोर्ट करेगा। एक आतंकवादी लॉन्चिंग पैड से क्रॉस करके 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर जंगल पहाड़ से और हिंटरलैंड में पहुंच जाता है, टारगेट एरिया में पहुंच जाता है, ऑपरेट कर रहा है, उसको भूख लगती होगी, खाना चाहिए, उसकी बैटरी डिस्चार्ज होती होगी, बैटरी चाहिए वायरलेस सेट के लिए, उसका टेक्निकल इक्विपमेंट ख़राब होता होगा, उसको सपोर्ट चाहिए, वो बीमार पड़ता होगा, उसको दवाई चाहिए, उसके कपड़े ख़राब होते होंगे, उसको रिप्लेनिशमेंट चाहिए, उसकी मैगज़ीन, ग्रेनेड, असलहा, बारूद एग्जॉस्ट होता होगा, उसका रिप्लेनिशमेंट चाहिए, उसको कम्युनिकेट करना है। वो इतनी कार्रवाई कर रहा है बैठ करके उस पर्टिकुलर जंगल पहाड़ में। तो इस कार्रवाई का कोई न कोई तो फीड है, बट यही है कि टेररिस्ट की तरफ से अभी वो बहुत ज़्यादा उसमें प्रिकॉशंस लेते हैं, डायरेक्टली किसी को कांटेक्ट नहीं करते, उसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ हैं, इतने ज़्यादा कट ऑफ हैं कि आप एक अगर किसी को कड़ी के बीच में एक को पकड़ेंगे तो आपको अगली कड़ी पता ही नहीं लगेगी। इसी मॉड्यूल पे वो काम कर रहे हैं, जहाँ उनको पता है कि मैंने टारगेट चुन लिया और मैं यहाँ सुपीरियरिटी में हूँ, वो टारगेट को एग्जीक्यूट करते हैं, वो जगह छोड़ देते हैं। पहले क्या था, तब पिच रुक के लड़ाई होती थी, इनकाउंटर होता था, फेस टू फेस होता था, अभी वो नहीं है। और कम्युनिकेशन बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है, इतने एप्लीकेशंस यूज हो रहे हैं, उसके बाद ऑनलाइन हो रहा है, वॉइस ओवर वाईपी पे वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल बहुत बड़ा एक ये आ गया है एरिया, आईपी उसका ट्रेस करना, बाहर के ईस्टर्न यूरोपियन के सर्वर्स हैं, कहीं से आपने एप्लीकेशन 1 घंटे के लिए ले ली, कहीं से हॉटस्पॉट ले लिया, तो बड़ा आसान नहीं है अभी इनको ट्रैक कर पाना, पकड़ पाना। काम हो रहा है, मारे भी जा रहे हैं ये, बट उनको ट्रैकिंग, सीकिंग, आइडेंटिफाइंग एक बड़ा टास्क हो गया है जो पहले नहीं था। साइबर सिक्योरिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट जी है, आपने जी बोला सर ऑनलाइन। अभी पिछले दिनों कई खबरें ऐसी आई हैं जिसमें लोग गेम खेल रहे हैं, जी, पबजी टाइप के गेम खेल रहे हैं, और गेम खेलते खेलते वो बेसिकली आपको न सिर्फ जो है आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, बल्कि कई जगहों पे वो अब कोड भी पास कर रहे हैं, चीजें भी, बातचीत भी कर रहे हैं उसी के थ्रू। और इन चीजों का जब खुलासा होता है तो पता चलता है कि भाई साहब ये तो गेम हो ही नहीं रहा है, यहाँ तो कुछ और गेम चल रहा है। उस सिचुएशन में ऐसे लोगों को पकड़ में लाना और ऐसे लोगों के साथ में जो है वो चीजें बनाना, ये इंटेलिजेंस के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होता जाता है। अभी तो आप पार्लियामेंट जो चल रही है, पार्लियामेंट में 4-5 दिन पहले ही 3 लॉ पेश किए गए हैं, उसमें एक लॉ इसी बात के लिए ऑनलाइन गेम पे ही। ये क्या है, वर्चुअल वर्ल्ड है। तो वर्चुअल वर्ल्ड में जो आज हो रहा है आज के तारीख में, ये बहुत ही डेंजरस है सोसाइटी और यूथ के लिए खास करके। गेम की ही बात है, आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चे को कहते हैं बहुत अच्छा मैथ की तैयारी करो, क्या बनना है आगे चल के, इंजीनियर बनना है, तुमको आगे चल के आईटी में बैठना है, साइंटिस्ट बनना है, फिजिक्स पढ़ना है। तो बच्चे को पता है कि ये सब पढ़ के पैसा कमाना है। ऑनलाइन में तो बिना पढ़े कमा रहा है वो, कोई पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। तो कई लोगों को फास्ट बक हासिल करने के चक्कर में वो ऑनलाइन में वो इंगेज हो रहे हैं, वो उसके शिकार बन रहे हैं, और इस पे कोई लॉ है नहीं, कोई कानून नहीं है। जैसे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आप देख रहे हैं कि कानून बनाने के लिए इतने दिन से कवायद हो रही है। ये एक इंटरनेशनल ग्लोबल चैलेंज है, ये पूरा ग्लोबल चैलेंज है, पूरी सोसाइटी इसमें इन्वॉल्व है, और ये सारे इमर्जिंग चैलेंजेस हैं। यह कल्पना पहले किसी ने की नहीं थी। तो अब जैसे जैसे चैलेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी के, वैसे वैसे गवर्नमेंट और सिक्योरिटी एजेंसीज़ को उसको हैंडल करने के लिए अपने लॉ लेके आने पड़ रहे हैं, उसके लिए खुद को तैयार करना पड़ रहा है। इसमें राइट ऑफ प्राइवेसी का भी इशू है, साइबर लॉ का तो सबसे बड़ा राइट ऑफ प्राइवेसी का इशू है। आप मतलब एक क्राइम हो रहा है, उस क्राइम को रोकने का तरीका क्या है? आप देखिए तो कहीं चौराहे पर अगर सीसीटीवी लगी है, वो भी कहीं उसको भी लेके लोग खड़े हो जाते हैं कि हमारा राइट ऑफ प्राइवेसी आपका हैंडल कर रहे हैं। लेकिन आप क्राइम डिटेक्ट कैसे करेंगे? पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के बाद क्राइम डिटेक्शन का क्या तरीका है? अभी ट्रैफिक वायलेशंस देखिए, इतनी टेक्नोलॉजी ना आती तो इतना ट्रैफिक वायलेशन कहाँ चालान होता, कौन पकड़ सकता है बताइए? तो कहीं न कहीं जिस तरह से टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक अभिशाप बन रहा है, कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट भी बन रहा है। तो उस अभिशाप और सपोर्ट को सिंक्रोनाइज करके
पब्लिक के राइट्स और प्राइवेसी के साथ उसको बैलेंसिंग करना एक बहुत बड़ा टास्क है और एक बहुत बड़ी चुनौती भी है सरकार के लिए, क्योंकि कोई भी जब लॉ बनता है ना तो मल्टीपल राउंड उस पर टॉक होता है, केस स्टडी होती है, डिस्कशंस होता है, ऑल पार्टी मीटिंग होती है, पार्लियामेंट में चर्चा होती है, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास दिया जाता है, सबके व्यूज़ लिए जाते हैं। तो सारा कर करा के एक फाइनल एक्सेप्टेबल लॉ बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ये सारी जितना आप ऑनलाइन गेम और ये सारी बातें कह रहे हैं, इस सब के लिए फाइनली लॉ आपको बनाना पड़ेगा। एग्जैक्टली ये बहुत बड़ी सर एक मेरा पर्सनल सवाल है। आपको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, आपको कलाम सर ने सम्मानित किया, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति। वो जो मोमेंट था सर, जब सम्मान के लिए आप वहाँ पहुँचते हैं, तो वो एपीजे अब्दुल कलाम जी से क्या बातें होती हैं, मतलब वो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या वो सेरेमोनियल ओकेजन होता है, उसके बाद भी एज पर कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल। वह अगर आपको डिफेंस मेडल मिलता है, किसी को डिफेंस वीरता पदक मिलता है, जनरली वो आर्म फोर्सेज के लोगों को मिलता है, लेकिन अदर देन आर्म फोर्सेज में अगर किसी को मिलता है तो ये एक बड़े लेवल का अवार्ड माना जाता है। और गृह मंत्रालय ने रिकमेंड ऐसा किया था, उन्होंने इस वीरता का जो लेवल था वो काफ़ी ऊपर पाया, तो डिफेंस अवार्ड रिकमेंड हुआ। अब बात रही कि उसमें हमारा भाग्य है कि इतने बड़े महापुरुष राष्ट्रपति पद पे थे। राष्ट्रपति पद पर बैठने वाले की सबकी गरिमा वही है, सारे उतने ही पूजनीय हैं, लेकिन व्यक्ति का भी फ़र्क तो होता ही है। टू गेट एन अवार्ड फ्रॉम डॉक्टर एपीजे कलाम, उनके हाथों से मिलना एक बड़ा अलग अनुभव था। और उसमें मेरे माता पिताजी भी थे हमारे साथ, हमारी फैमिली थी। अशोका हॉल राष्ट्रपति भवन में वो अवार्ड दिया जाता है, सबके सामने दिया जाता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूरी कैबिनेट, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और जितनी बड़ी डिग्नेटरीज है सबकी उपस्थिति में होता है। और वीरता पदक ही एक ऐसा पदक है कि जिसमें आपके वीरता की गाथा वहाँ पढ़ी जाती है, ओपन पढ़ी जाती है। और उस दौरान आप खड़े रहते हैं यूनिफॉर्म में, तालियों की गड़गड़ाहट होती है। और जब वो आप हैंडओवर करते हैं और उनसे आँख से आँख आप मिलाते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, तो आप निश्चित रूप से बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं। ये तो लाइफ टाइम क्षण है, उसको हमने एंजॉय किया है। गोरखपुर सर, जहाँ पे गोरखपुर आपकी पैदाइश, गोरखपुर से आप बिलोंग करते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ, कुछ बच्चे होंगे जो दुनिया के मतलब देश के कोने कोने में बैठे होंगे, जो सेना में आने के लिए, देशभक्ति के लिए, अपने उसके लिए करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए सर ये लोग क्या होमवर्क करके आए? देखिए, थोड़ा सा समय चेंज हो गया है। चेंज मतलब कि हमारा समय और अभी आज के टाइम में थोड़ा अंतर है। लेकिन समय कितना भी चेंज हो जाए, जनरेशन कितनी भी चेंज हो जाए, बेसिक चीज़ें नहीं चेंज होती। बेसिक चीज़ें ये हैं कि दुनिया में हर चीज़ का तो कंपटीशन है, मेहनत का कंपटीशन कहीं नहीं है। तो मेहनत करने वाले का कोई कंपटीटर नहीं है, देखा उसमें कंपटीशन करने वाले कम लोग हैं। तो मेरी सलाह यही है, पहली बात ये कि उन्हें कोई भी इन पदों तक पहुंचने के लिए जो परीक्षा है, जो एग्ज़ाम है, जो रिटन है, उसकी उन्हें भरपूर तैयारी करनी पड़ेगी। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। दूसरा, देखा यूथ में किसी के अंदर कहीं फीलिंग होती है, अरे अच्छा ये क्या सीधे हो जाता है, अरे इसमें जुगाड़ लगता है, सिफारिश लगती है। कोई अगर जुगाड़ और सिफारिश से नौकरियां मिलती तो हम लोग नौकरी में नहीं होते आज की तारीख में। ये क्योंकि हम लोगों का कौन माई बाप था, कोई गॉडफादर नहीं था, बड़े ही अंडर डेवलप्ड एरिया से हम लोग बिलोंग करते हैं। सड़क नहीं था, पानी नहीं था, बिजली नहीं था, एक बड़ा ही आप उसको कहिए कि जंगल सा दिखने वाला गांव था, बेसिक फैसिलिटी नहीं था। मेरे गांव का नाम है सरार, वो हिमालयन नदी जो राप्ती है उसी के किनारे बसा हुआ है। गोरखपुर शहर जिसके किनारे फंसा है, और दोआबा का क्षेत्र है जहाँ पर बहुत बाढ़ आती है, पूरा फ्लडेड होता है एरिया। आदमी पैदा होते ही वाटर ट्रिक्स उसको पैदाइश से पता होती है, वो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। और बहुत मुश्किल एरिया से हम लोग आते थे।
पहुंच ही नहीं सकते थे। 10 बजे से पहले तो घर से निकलेंगे तो आप शहर नहीं पहुंच सकते, और 3 बजे से पहले शहर छोड़ नहीं देंगे तो वापस गांव नहीं पहुंच सकते। तो उन परिस्थितियों में पढ़े हैं हम लोग। तो यूथ को थोड़ा सा पेशेंस रखना उन्हें सीखना पड़ेगा। फास्ट वर्क, जैसे आज के टाइम में क्या हो गया ना, जल्दी जल्दी चाहिए सबको। सबसे बड़ी फास्ट, आदमी कहीं खड़ा होता है चाय की दुकान पे तो कहना यार तुम जल्दी दो, मेरे पास टाइम नहीं है। चाय बनने का भी एक टाइम होता है। वो चाय चढ़ाएगा, आग उसका गैस ऑन करेगा, एक टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर के बाद ही पानी उबलेगा, उसमें पत्ती पड़ेगी, दूध पड़ेगा, इतना टाइम तो लगेगा ना। अनटिल अनलेस कि वो थर्मोस में बना के रखा रहे वो दे दे। तो किसी भी क्रियाकलाप या किसी भी प्रोसेस या उसके इनिशिएशन से लेते रिजल्ट तक जो यात्रा है ना, उसमें एक टाइम फ्रेम होता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसका भी एक टाइम फ्रेम है। हमने कहीं से शुरू की, हमें कहीं ख़त्म करना है। ऐसा क्या हो सकता है कि साहब आप 2 मिनट की बात, 60 मिनट की बातचीत 2 मिनट में कर दीजिए? नहीं पॉसिबल है। 60 मिनट की बात तो 60 मिनट में ही होगी। तो एक तो पेशेंस की कमी हो गई है, लाइफ फास्ट हो गई है। तीसरा, जो ये सोशल मीडिया ने लोगों को वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत डाल दिया है। फॉल्स सेंस ऑफ बीइंग इम्पॉर्टेंट। तो ये फॉल्स सेंस ऑफ बीइंग इम्पॉर्टेंट है, सच्चाई ऐसा नहीं है। और अगला पॉइंट है कि वैलिडेशन बाय द सोसाइटी, किसको कितने लाइक्स मिल रहे हैं उससे वो अपनी इम्पोर्टेंस सोचता है। ये तो नहीं है ना साहब सब कुछ। सबसे पहले तो अपना वैलिडेशन अपने पास रखना पड़ेगा। और भाई सिविल सेंस बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हम लोग तो अभी रिटायर हो गए, अभी पब्लिक लाइफ में कहीं भी जाते हैं, छोटे मोटे काम के लिए भी जाते हैं, बाहर जाना पड़ता है, सुबह से शाम तक रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। देखते हैं कि बहुत कम लोग हैं जो पब्लिक लाइफ में एक सिविल सेंस को ऑब्जर्व करें। सिविल सेंस क्या है? आप कहीं आए उतरे, वहीं से सिविल सेंस शुरू हो जाता है। आप दरवाजे के अंदर घुस रहे हैं, वो भी सिविल सेंस है। लिफ्ट पे वेट कर रहे हैं, वो भी सिविल सेंस है। किसी से कंडक्ट कर रहे हैं, क्यू में खड़े हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, किसी पब्लिक प्लेस में हैं, रेस्टोरेंट में हैं, ट्रेन में हैं, जहाज़ में हैं, परिवार में हैं, फंक्शन में हैं, हॉस्पिटल में हैं, एवरीवेयर यू नीड ए सिविल सेंस। तो आज की जनरेशन को सिविल सेंस को इम्प्रूव करने का हिस्सा बनना चाहिए। कई बार ख़राब भी लगता है कि यार बहुत यंग बच्चा है, अगर इस स्टेज पर इसका ये एटीट्यूड है तो इसकी तो लाइफ बहुत लंबी है, इसकी लाइफ आगे 60-70 साल है। तो मुझे लगता है कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, होनहार बिरवान के होत चीखने पात। तो उसको शुरुआत से ही यही कुछ एक बातें हैं, और लोग थोड़ा फैमिली से कट गए हैं वो लाना। 30 सेकंड का रील लोग सर, 30 सेकंड की रील भी जो है क्या नाम है आप नहीं देखना चाहते। सिर दर्द है, डिस्प्रिन आपने 1.5 गोली खाया तो आपका हेडेक कम हो गया। तो हर आदमी आजकल ना पीछे का भी नहीं देखता, आगे का भी नहीं देखता, ऊपर का भी नीचे का नहीं। तो ये जो ट्रंकेटेड फॉर्मेट ऑफ लाइफ है, इसने हाँ एक चीज़ और रह गई, टू रिड्यूस योर एक्सपेक्टेशंस। अपेक्षाओं को जीवन में कम करना चाहिए। अपेक्षाएं शुरू हो जाती हैं घर से ही। माँ से अपेक्षा, भाई से अपेक्षा, भाभी से अपेक्षा, बहन से अपेक्षा। सबसे प्यार आवश्यक है, एक दूसरे को सपोर्ट भी करना चाहिए। लेकिन कई बार लाइफ में ज़रूरी नहीं आप जैसा चाह रहे हैं आपको वही मिले। मित्रों से अपेक्षा, सोसाइटी से अपेक्षा, अपेक्षाएं यानी एक्सपेक्टेशंस को जिसने ना सब्ज़बाग के तरीके से पाल लिया, उसके फ्रस्ट्रेशन के होने के चांस बहुत जाते हैं। एक्सपेक्टेशन शुड बी ज़ीरो एक्सपेक्टेशन। संत स्वभाव बड़ा ज़रूरी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लंगोट पहन के और जंगल चले जाइए और विरक्ति ले लीजिए, मेरे कहने का अर्थ नहीं है। आप पूरे कर्ता बनिए, यू बिकम एक्टिव पर्सन ऑफ द सोसाइटी। लेकिन संत स्वभाव ये है कि क्षमाशीलता भी आपके अंदर होनी ज़रूरी है। एंड नेवर माइंड, ठीक है, सबसे उम्मीद पालते चलेंगे तो दुख ज़्यादा होगा। तो मैं तो ये एटीट्यूड, ये मैंने जो कह रहा हूँ मैं अपना ही भुगता है। मैं सिंपली भाषण नहीं दे रहा हूँ। मैं कई बार घर में इस बात के लिए सुनता भी हूँ। हमारे एक जर्मनी में फ्रेंड है, कहते हैं भाई साहब सब संत को सब संत ही दिखते हैं दुनिया में। बहुत सारे लोग उनको डिच भी कर देते हैं। तो हमें कई समय बाद पता लगता है, कुछ महीने बाद लोग बताते हैं, अरे यार मैंने क्या, तुम याद ना दिलाते तो मुझे याद ही नहीं था
मैंने कहा मुझे याद करने को समय नहीं है क्योंकि आगे बहुत काम है। ये मैं अपनी ओर से कह सकता हूँ। दुख और इन चीज़ों की बात की सर, एक गोली फंसी हुई है आपके शरीर में, वो दर्द देती होगी सर, या फिर वो भूल गई है कि उसने कुछ दिक्कतें कर दी हैं। उन दिक्कतों से मैं भी 2-4 दिन से जूझ भी रहा हूँ। वो जहाँ फंसी है उससे तो कोई दर्द वगैरह नहीं होता मुझको, लेकिन उसने दिक्कत ये कर दिया कि मेरा रेडियोलॉजी में MRI टेस्ट नहीं हो पाता। अब MRI टेस्ट नहीं हो पाता तो मेरे दोनों शोल्डर बहुत तकलीफ़ में हैं। मेरा मतलब राइट शोल्डर तो इतना पेनफुल है कि अभी सुबह मैं बिलिंग करके आया हूँ। ये पॉडकास्ट का टाइमिंग था तो मैंने उनसे 5 बजे टाइम ले लिया है कराने का कि अल्ट्रासोनोग्राफी कर दो। तो अब देखते हैं डॉक्टर कहाँ बढ़ रहा है। अब MRI ना हो पाना एक बहुत बड़ा हैंडीकैप है। कल को आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप MRI करा ही नहीं सकते। इसलिए नहीं, कोई मेटेलिक बॉडी है। उसको एम्स ने मैग्नेटिक फील्ड में सैंपल बुलेट टेस्ट किया और उसमें बुलेट मूव कर गई सैंपल बुलेट में। उन्होंने सर्टिफिकेशन दिया कि यू शुड नेवर अंडरगो MRI टेस्ट। अब मैं इस बारे में पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आई है क्या जो मेटेलिक बॉडी रहते हुए भी कर दे। अभी तक तो मुझे कोई ब्रेक थ्रू मिला नहीं है। मैक्स हॉस्पिटल में मिला, मैं अपोलो में मिला, शारदा हॉस्पिटल में मिला, अभी मैं फोर्टिस में गया था तो मैं ढूंढ ढाड़ रहा हूँ लेकिन नहीं मिला। अब एम्स के डॉक्टर कहते हैं पड़े रहने दो अंदर। पड़े तो रहने दो, पड़ा हुआ है वो, कोई दिक्कत नहीं, एक्सरे में दिख जाता है। लेकिन मेरा एक MRI ना होना हैंडीकैप है। एज बढ़ रही है, कभी हो सकता है ज़रूरत पड़े MRI की, तो अब MRI नहीं हो पाएगी। अब निकालने की बात है तो निकालने का मतलब है कोलेट्रल डैमेज के चांस ज़्यादा हैं कि वो सियाटिक नाच जस्ट यूरिन ब्लैडर के ऊपर है। अब उसको वहाँ तक इन्फिल्ट्रेट करने के लिए डॉक्टर्स को पूरा उनको वास्कुलर सर्जरी है। यूरिन ब्लैडर है तो यूरोलॉजिस्ट भी होना चाहिए सर्जरी में, जनरल सर्जर भी होना चाहिए, स्पेशलिस्ट होने चाहिए। अब इसी उधेड़ बुन में हूँ लेकिन डिसाइड कर नहीं पाया कि भगवान ने करें कोई मजबूरी आए तो आनंद फानंद। कितने साल से वो गोली सर? 22 साल है। आज सालगिरह है उसकी। आज सालगिरह है उसकी। हाँ, उस गोली 30 अगस्त है तो आज गोली की सालगिरह है। सालगिरह है। सर जीवन में मित्रता कितनी ज़रूरी है? जीवन में मित्रता बहुत ज़रूरी है, लेकिन मित्रता के जैसे आप कोई चीज़ लेने जाते हैं बाज़ार में, कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो एक उसका QR होता है कि कोई भी चीज़ में, जैसे एक कैमरा है, आपका वीडियो है, आपका QR है, इस कैमरा इतने मेगापिक्सल का होगा, इसका ये बैकअप इतना होना चाहिए, QR है ना। मित्रता का भी QR है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि QR हमारे संतों ने ही लिखा है कि जो बुरे कामों से आपको दूर करे, अच्छे कामों की तरफ प्रेरित कराए। पापा निवार्यत योजयते हिताय, गुह्यम गुह्यत गुणान प्रगति करोति, आपद गतम न जहाते ददाति काले, सन्मित्र लक्षणम प्रवदन्ति संतः। ये गुण होने चाहिए, बच्चों को इसका ध्यान रखना चाहिए। और आज के तारीख में दोस्त आपके दोस्त भी होते हैं, लेकिन दोस्त जैसा स्पॉइलर भी लाइफ में कोई नहीं मिलता। अब आपको पॉइंट ऑफ रिटर्न पता होना चाहिए। किसी गलत संगत में पड़ गए तो आपको पता होना चाहिए इससे हम हटें कैसे। वो नहीं बच्चे ध्यान रखते, उसके साथ कैरीड अवे होते रहते हैं। और ऐसे ऐसे भी दोस्त हमने देखे हैं जिन्होंने अपने दोस्त की कंप्लीट करियर उनका चौपट कर दिया और उनको पॉइंट ऑफ रिटर्न पर जाने के लिए छोड़ा ही नहीं। तो दोस्त रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्त ना होते तो भगवान श्री राम लंका पर विजय हासिल नहीं कर पाए। आप इतने बड़े शत्रु के खिलाफ वो लड़ रहे थे, मतलब जो लंका का राजा रावण, वो समुद्र जैसा बाधा पार करना था। पुलस्त मुनि का नाती था, वो समुद्र जैसी बाधा पार करनी थी। आर्मी के नाम पर भालू बंदर थे इनके पास, हथियार कुछ था ही नहीं, फिर भी वो मित्रता के बल पे वहाँ गए और उन्होंने एक विजय हासिल किया। मित्र बहुत ज़रूरी है, बट मित्र और सन्मित्र में अंतर समझना बड़ा आवश्यक है। एक उम्र होती है कि बच्चे जब पैदा होता है बच्चा, तो मातृ दूध से उसको पलना होता है, उसका सबसे ज़्यादा वात्सल्य माँ से होता है। बढ़ने लगता है, सिबलिंग्स होते हैं, धीरे धीरे माँ के गोद से निकल के रेंगता है,
एक स्टेज आती है कि वो स्कूल जाना शुरू करता है, एक स्टेज आ जाती है कि स्कूल में उसे फिर दोस्त चाहिए होते हैं, और एक स्टेज आ जाती है कि वो दोस्त से बढ़िया उसको दुनिया में और कोई लगता नहीं है। ये सब सही है, प्रकृति ने ऐसा ही बनाया है। लेकिन दोस्ती में बाद में भी अगर पहचान कर पाए बच्चे, तो पॉइंट ऑफ रिटर्न उन्हें पता होना चाहिए, उनको वहाँ से रिटर्न होना चाहिए, हटना चाहिए, कटना चाहिए। और कोई काम नहीं आता अगर आप खुद को बिल्टअप नहीं कर रहे हैं, तो कोई काम नहीं आता। बिल्टअप करने के बाद तो सब। सर कहते हैं ना कि किताब, रास्ता और दोस्त, अगर वो सही दिशा में ले जा रहे हैं तो बहुत आगे पहुंचेंगे, और अगर किताब, रास्ता और दोस्त आपके गलत हो गए तो आपकी जो है दिशा दशा बर्बाद। बच्चों को अपने ऊपर ये लागू करके देखना चाहिए कि बातें, बच्चे कई बार आप समझाइए तो समझते हैं कि शायद दोस्तों से हटने के लिए कह रहे हैं। नहीं, हमारे दोस्त हैं, हम दोस्तों के बगैर रह ही नहीं सकते, मेरी तो लाइफ ही नहीं कटेगी। हम लोग तो दोस्त की वजह से कई दोस्त मिलके एक जगह घर लिए कि हमारी लाइफ बढ़िया चले। बट वही है कि आपके दुख में कौन खड़ा रहता है। ऐसे दोस्त नहीं होने चाहिए कि जब परेशानी में आपद गतम न जहाद ददाति काले, इसीलिए कहा गया है। सर एक सवाल जो है, हम अब जब चर्चा कर रहे थे तो कुछ सवाल हमारे साथ के हमारे टीम के मेंबर्स ने पूछा कि सर से ज़रूर पूछिए। तो एक सवाल है सर उसमें से कि आपका सबसे बड़ा डर और आपकी सबसे बड़ी ताकत। हमारा सबसे बड़ा जो डर है वो ये है कि मेरी जो छवि है, मेरी जो लोगों के अंदर एक प्रतिबिंब है, उस पर कभी धब्बा नहीं आना चाहिए। यानी कहते हैं ना कि जो कहते हैं ना आत्मसम्मान एक ऐसी धरोहर है जिसको मैं दिल से लगा के रखता हूँ। मैं 24 घंटे सोचता रहता हूँ कि कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा हूँ या मेरे मन में तो नहीं आ रहा है जिससे मेरे उस छवि को धक्का लगेगा। ये मैं बड़ा कॉन्शियस रहता हूँ, मैं इमेज कॉन्शियस बहुत ज़्यादा रहता हूँ। हो सकता है गलत भी हो, सही भी हो, लेकिन मैं आई एम जस्ट टॉकिंग वेरी ऑनेस्टली। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी आपने एक सबसे बड़ी मेरी ताकत है ह्यूमन कनेक्ट। ये मेरी बहुत बड़ी ताकत है। मेरे लिए परिवार कहता है कि अगर जंगल में तुम्हें बीच में छोड़ दिया जाए रात के 12 बजे, तो सुबह 6 बजे तुम चाय पीते हुए मिलोगे किसी के साथ। ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है और ये मेरे साथ हुआ है। हाँ, हमेशा हुआ है। कभी मैं एलोन नहीं रहता, कभी मैं अलग थलग नहीं रहता, कभी मैं सहयोगियों के बगैर नहीं रहता। ये अलग बात है कि जितने सहयोगियों के साथ रहता हूँ, बाकी लोग भी मेरे से उतना ही सहयोग मांगते हैं, जो मैं करता भी हूँ। बट ह्यूमन कनेक्ट, ह्यूमन रिलेशनशिप सबसे मेरा स्ट्रांग पॉइंट है। हाँ, 12 बजे रात को भी अगर कोई याद करेगा जानने वाला, तो मैं कपड़ा पहनूंगा, चल दूंगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगला है कि क्या कोई ऐसी चीज़ जिस पर आपको पछतावा होता हो? ये सवाल आपने पूछा तो मुझे कुछ सेकंड लग रहा है, फिर मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ उत्तर दे रहा हूँ कि मुझे पश्चाताप का कोई काम मन में, दिमाग में नहीं आ रहा है। कई बार लोगों को होता है कि यार मैंने ये किया, क्यों किया। नहीं, पछतावा ज़्यादातर लोगों को होता है अगर कहीं वो धोखा खाए हों, उनके साथ कोई ऐसी चीज़ हो गई हो जिसको लेके बाद में वो रिग्रेट कर रहे हों। पछतावा की अंग्रेजी रिग्रेट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे साथ हुआ नहीं है, मैं उसको पछतावा मानता ही नहीं। ये मान के चलता हूँ कि यस, ये नियति है, वो नियति है। मैं ये सोचूं ना पूरे लाइफ में कि मुझे सफलता मिलेगी, एवरीथिंग इज़ ग्रीन 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 ग्रीन, ऐसा नहीं है। ये ग्रीन और वो दोनों पार्ट है ज़िंदगी का। मैं पछताता ही नहीं। कई बार परिवार, फैमिली, रिलेशंस, दाएं बाएं कई इश्यूज़ होते हैं लोगों के, सबके लाइफ में आते हैं। तो कुछ बात आती भी है, लोग कहते भी हैं कि इस बात को लेकर आपको पछताना चाहिए, आपने क्यों ये भला किया, इस आदमी का क्या करने की ज़रूरत है। मैंने कहा यार, मेरे से भला होना उसके नियति में लिखा था। उसका अगर फ़ायदा हो गया, वो खुश है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम अगर बोलोगे कि मुझे उसको लेके पछतावा है, तो मैंने कहा मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैंने उस टाइम में वो काम किया। इफ़ ही इज़ हैप्पी, ही इज़ बेनिफिटेड, दैट इज़ हिज लक। मेरा कोई इसमें बैड इंटेंशन नहीं है, ऐसा सोचता हूँ मैं। हम लोग एक दो सवाल और हैं
कि अगर जीवन में कभी कुछ ऐसा हुआ, ईश्वर ने मौका अगर मौका दिया कि कुछ बदलना चाहें, तो क्या आप जीवन में कुछ बदलना चाहेंगे? यार मैं दिली तौर पे जुड़ के यूथ के बीच बहुत ज़्यादा रहना चाहता हूँ, और मैं यूथ के सोच को एक नेशनलिज्म पोटेंशियल के तौर पर चेंज करने के लिए मेरे मन में ख्वाब है। और ये रहता है कि अगर मुझे कभी मौका मिले तो मैं उन्हें जो अपनी बात कह के, अपने पर्सनल एग्जाम्पल से, या मैं उन्हें मोटिवेट करके इस तरफ ले जाने की कोशिश करूं कि आप एक राष्ट्रीय धरोहर हैं और आने वाला भारत आपके ही हिसाब से चलेगा और आप ही इसके फल और फ्रूट खाएंगे अगर देश अच्छा होगा तो। और अगर देश अच्छा नहीं होगा तो इसके कुप्रभाव भी आप ही के ऊपर पड़ेगा। इसके लिए मुझे कभी मौका मिले, मैं कुछ कर पाऊँ, तो मैं इसमें अपनी कीमत पे चाहता हूँ, उसमें मेरी कोई डिमांड नहीं है और जाता भी रहता हूँ। तो ये मैं बदलने की कोशिश करता हूँ, कर सकता हूँ, और कुछ नहीं। अंतिम सवाल सर, कि क्या भारत और युवा सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आपको लगता है? भारत और युवा बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये सिंपली मान नहीं लेना है, कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है हमको। हम आगे बढ़ रहे हैं, हम बिल्कुल, गाड़ी हमारी सही चल रही है, 5th गियर में चल रही है और रोड अहेड बहुत अच्छा है। कई बार आप बहुत सही दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन आपकी उस यात्रा में आने वाली चुनौतियों का आपको पता नहीं होता। तो सही दिशा और सही गति से आगे बढ़ना और उस प्रोसेस में जो चैलेंजेस आएंगे उसको हैंडल करना, दोनों अलग अलग मामले हैं। तो आप सही दिशा से बढ़ तो रहे हैं, लेकिन उसमें आने वाले चैलेंजेस को मीट करने के लिए, उसको आपको काउंटर करने के लिए हमारे देश में बहुत ही अच्छे स्ट्रेटजी, पॉलिसी की ज़रूरत है। और युवा को कहीं न कहीं सोचना पड़ेगा कि सुरक्षित भारत ही सुरक्षित भविष्य है। कंट्री अगर सिक्योर्ड नहीं है तो कंट्री का ग्रोथ नहीं हो सकता, ऐसा सोचना। सर, मुझे ना खुद पे गर्व हो रहा है कि मैं आज आपके साथ बैठ के आपका एक छोटा सा पॉडकास्ट कर पाया, और आपका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि होता क्या है कि ज़ुबान से जो बात निकलती है वो सिर्फ कान तक जाती है, लेकिन दिल से जो बात निकलती है सर वो दिल तक जाती है। मैं बहुत आभारी हूं कि आपने इतना समय दिया, और यकीन के साथ मैं कह सकता हूं आपके तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पॉडकास्ट लोगों के पास में पड़े होंगे, लेकिन हम लोगों की बातचीत जो कोई भी देखेगा कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें लेकर जाएगा जो शायद ही आपके बारे में या आपकी चीज़ों के बारे में न जान रहा हो, और अपने जीवन को व्यवस्थित करने। नहीं, आपने बिल्कुल अलग डायमेंशन से सवाल पूछे हैं जिसकी ज़रूरत है, और ये बड़ा अलग रहा है। मैंने भी कोशिश की है आपसे दिल खोल के बात करने। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ, देखने वालों से भी उम्मीद करता हूँ कि आप सिर्फ देखिए मत, उसको अपने जीवन में उतारिए। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। डरने की ज़रूरत नहीं है, बस मेहनत करने की ज़रूरत है। आज सर के साथ बात करके जो विचार और जो उनकी आभा मुझ तक पहुंची है, मैं उम्मीद करता हूं आप तक भी वो पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच दिग्विजय।